नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आइए आज हम लोग संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पूर्व पाठ में हमने समास के विषय में आपसे चर्चा किया था और उसी विषयणी चर्चा को हम लोग आगे लेकर के चलते हैं। तो कल हमने समास को जाना था कि क्या इसका उपयोग है, समास को क्यों आखिरकार हम लोग पढ़ें और समास पढ़ने से हमको संस्कृत व्याकरण में क्या लाभ मिलने वाला है। इस प्रकार की विभिन्न चर्चाओं को आपसे हमने किया था। प्रातिपदिक क्या है और प्रत्यय कितने होते हैं, सुप्रत्यय क्या है, तिंग प्रत्यय क्या है और इनका प्रयोग करने के बाद कौन से शब्द बनते हैं, सुबंत, तिगंत इत्यादि। इनकी चर्चा पूर्व की क्लास में हम आपसे कर चुके हैं। तो आइए उसी चर्चा को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं और समास का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड में देख रहे हैं कि समास की परिभाषा दी गई है। आपसे हमने कल चर्चा किया था कि समास किनके मध्य होता है। तो सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। ये हमने आपसे कल बताया था कि सुबंत क्या है, सुप प्रत्यय अंत में है जिसके ऐसे वो शब्द सुबंत कहलाएंगे। और उन सुबंत का सुबंत शब्दों के साथ मतलब सुबंत शब्द जैसे राम और श्यामा, इनके अंत में विसर्ग है, मतलब सुबंत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और सुबंत का ये सुबंत और ये सुबंत, रामा सुबंत, श्यामा सुबंत, तो दोनों सुबंत का सुबंत के साथ क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। तो ये आपसे हमने कल बात की थी। तो सुबंत का सुबंत के साथ समास करेंगे। अब संस्कृत व्याकरण में समास की परिभाषा क्या दी गई है। संस्कृत के पंडितों ने व्याकरण को किस रूप में परिभाषित करते हैं वो भी आइए देख लेते हैं। तो लघु सिद्धांतकार वरदराजाचार्य कहते हैं कि सम सनम समासा। क्या कहते हैं, सम सनम समासा। ये सम सनम समासा जो है कि किसकी परिभाषा है समास की, तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है, वरदराजाचार्य की परिभाषा है। तो प्रश्न बन सकता है कि वरदराज के अनुसार, वरदराज के अनुसार समास की परिभाषा बताइए। तो सम सनम समासा, और ये किस ग्रंथ के अनुसार है, तो ये लघु सिद्धांत कौमुदी, जो कि वरदराज का जो है ग्रंथ है, लघु सिद्धांत कौमुदी। ये व्याकरण में अष्टाध्यायी के 1250 सूत्रों का संग्रह करके वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। उसी लघु सिद्धांत में एक प्रकरण है समास प्रकरण, और उस समास प्रकरण में ये परिभाषा देते हैं कि सम सनम समासा। तो इस प्रकार से समास की परिभाषा दे रहे हैं। समास आप जान ही रहे हैं कि संक्षेप करने को क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक। और अनेके साम पदानाम एक पदी भवनम समासा। अनेक पदों को जो है एक कर देना क्या है, ये भी समास है। तो ये भी हम आपसे कल चर्चा, इस पे विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। तो ये भी एक समास की परिभाषा है। तो कहीं कहीं प्रश्न पूछ दिया जाता है कि अनेके साम पदानाम एक पदी भवनम किम, तो समासा क्या हो जाएगा, समासा। अनेक पदों को, देखिए अनेके साम यहाँ पदा नाम लिखा है, पदों में ही समास होगा, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। ये पदा नाम है, राम से रामयो रामाणाम, इसी तरह पदा नाम, ठीक है। तो ये जो बहुवचन में है, तो अनेक पदों में जो है समास होगा। तो जैसे ये प्रश्न कभी पूछ दिया कि अनेके साम पदा नाम किम, या अनेके साम पदा नाम एक पदी भवनम किम, तो ये हो जाएगा समासा। ये समास की परिभाषा हो गई। तो ये दो समास की जो है आप परिभाषा जान गए। अब समास की व्युत्पत्ति, व्याकरणात्मक जो है व्युत्पत्ति क्या है, तो समास कैसे बना है व्याकरण शास्त्र के अनुसार। तो सम उपसर्ग है। सबसे पहले आप जानिए कि उपसर्ग जो है, उपसर्ग कहाँ लगता है, ये धातु के जो है पूर्व में लगता है। धातु के पूर्व में उपसर्ग लगता है, और इसमें जो है घई प्रत्यय है और सम उपसर्ग है समास में। तो ये जो प्रत्यय है, ये प्रत्यय क्या लगते हैं, धातु के जो है प्रत्यय बाद में लगता है। ये तो घई प्रत्यय है समास में और सम उपसर्ग है। और धातु क्या है, तो धातु जो है समास में अस धातु है। हमने आपसे बताया था जिसमें करणी लगी हो तो वही धातु होती। ये धातु की पहचान है करणी। तो धातु जो है अस धातु है समास में,
और सम उपसर्ग है और घई प्रत्यय है। तो इसको इस प्रकार से भी कहते हैं लोग, सम पूर्वक अस धातु घई प्रत्यय। सम पूर्वक मतलब सम उपसर्ग है और अस धातु है, घई प्रत्यय करके समास शब्द निष्पन्न होता है। तो ये जो है इसकी व्युत्पत्ति हो गई। और व्युत्पत्ति के बाद हम लोग चर्चा करते हैं समास में किन किन महत्वपूर्ण तत्वों को हमको जानना चाहिए उनके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि समास में जो है पद कितने होते हैं। तो समास में जो है 2 ही पद होंगे, 2 पद होंगे। 2 पदों से मिलकर के समास बनता है, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। अब ये पूर्व पद उत्तर पद क्या है, ठीक है ना। और ये पद तो आप जान गए, सुप तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत जिस शब्द के साथ जुड़े हों ऐसे शब्द को पद कहेंगे। और वो जो पद है तो वो पद अकेला पद नहीं होगा, अकेले पद में समास नहीं होगा, उसमें 2 पद होना जरूरी है, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। अर्थात जैसे कि माता पितरौ, ठीक है, इसमें माता जो है पूर्व पद है और पितरौ जो है उत्तर पद है। तो ये जो है कितने पदों से मिलकर के बना है, 2 पदों से। तो जो पहले होता है तो उसको पूर्व पद कहते हैं, जो पद बाद में होता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। तो 2 पदों से मिलकर के क्या बना है हमारा, ये यहाँ पर समास हुआ है, ठीक। तो इस पद को जो पूर्व में है इस पद को कहेंगे पूर्व पद, और जो बाद वाला पद है उसको कहेंगे उत्तर पद। और इन दोनों से बना हुआ जो पद है, ये जो पूरा माता पितरौ, इसको कहेंगे हम लोग समस्त पद। तो ये समस्त पद हो गया, और इसमें समस्त पद में माता जो है पूर्व पद हो गया और पितरौ जो है उत्तर पद हो गया। तो पूर्व पद और उत्तर पद जब मिला दिए जाते हैं उससे बना हुआ क्या होता है, समस्त पद होता है। तो पूर्व पद धन उत्तर पद बराबर समस्त पद, ये आप जानिए। और जब समस्त पद को तोड़ा जाएगा तो क्या निकलेगा, पूर्व पद और उत्तर पद निकल आएगा। जब इन्हीं दोनों से मिलकर के समस्त पद बना है पूर्व पद और उत्तर पद से, तो इन्हीं दोनों को तोड़ देने से क्या हो जाएगा, वो पूर्व पद और उत्तर पद में विभक्त हो जाएगा, पुनः की भांति पूर्व की अवस्था आ जाएगी। और जब पूर्व पद और उत्तर पद को मिला दिए जाएगा तो वो समस्त पद हो जाएगा, और समस्त पद में ही क्या होता है, समास होता है, ठीक। अब ये जब जोड़ना और तोड़ने की बात हुई, तो जब जोड़ दिया जाएगा तो समस्त पद का निर्माण होगा, और जब तोड़ दिया जाएगा तो उत्तर पद पूर्व पद निकलेंगे, इसी को हम कहेंगे विग्रह। और चर्चा हो रही समास की, समास प्रकरण की चर्चा हो रही है, तो जब विग्रह कहेंगे तो समास विग्रह हो जाएगा और ये समस्त पद हो जाएगा। समास में जो है पूर्व पद उत्तर पद को मिलाने से समस्त पद निर्माण होगा, और जब समस्त पद को तोड़ेंगे तो समास का विग्रह वाक्य हो जाएगा। तो पूर्व पद और उत्तर पद को क्या कहेंगे, अलग अलग में जब हो जाएगा तो इसको विग्रह वाक्य कहेंगे, और ये समस्त हो जाएगा, समस्त वाक्य हो जाएगा। तो आप इतना जान जाइए। अब आइए चर्चा करते हैं समास के प्रकार, जो सबसे महत्वपूर्ण है, समास के प्रकार। तो समास के प्रकारों में सबसे पहला प्रकार, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा समास के प्रकारों को लेकर के बड़ा विवाद है। कोई कह रहा है 4 समास है, कोई कह रहा है 5, कोई कह रहा है 6 समास है। तो अब छात्र जो है बड़ी भ्रामक स्थिति में पहुंच जाता है, 5 मारूं, 4 मारूं, 6 मारूं। तो उसका हम जब आप थोड़ा समास को पढ़ लेंगे, सारे समासों को, तो उस समय हम आपसे चर्चा करेंगे कि कितने समास होते हैं, आप किस स्टेज में हैं, किस परीक्षा की तैयारी में है, उस तैयारी को देख करके हम आपसे चर्चा करेंगे कि आप टीजीटी दे रहे हैं तो कितने समास मारिए, पीजीटी दे रहे हैं तो कितने समास, टेट दे रहे हैं तो कितने समास, असिस्टेंट प्रोफेसर हायर एजुकेशन में है तो कितने समास आप मारेंगे। तो प्रश्न के अनुसार और परीक्षा के अनुसार मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। अभी मैं सामान्य चर्चा लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कर रहा हूं, आप ये जानिए। तो और देखिए, ये हमारा विषय कोई खास विषय नहीं है कि समास कितने हैं, सारे समासों का हमको अध्ययन करना है। कोई आचार्य 4 मान रहा है, कोई 5 मान रहा है, कोई 6 मान रहा है, लेकिन उनका जो विभाजन वो कर रहे हैं उन्हीं में से सभी को जो है ले रहे हैं, ऐसा नहीं किसी समास को छोड़ रहे हैं। हाँ, एक समास है केवल समास, इसको कोई कोई छोड़ रहे हैं। तो आइए हम सामान्य रूप से समासों को देखते हैं। तो सामान्य रूप से समास 5 है। पहला समास है केवल समास, दूसरा है अव्ययी भाव समास, तीसरा जो है तत्पुरुष समास, चौथा है
द्वंद्व समास, और 5वां है बहुब्रीहि समास। तो इन 5 समासों की चर्चा की गई है। तो सबसे पहला जो है, आपसे हमने चर्चा किया अभी पूर्व में कि पूर्व पद और उत्तर पद, इसकी हमने चर्चा किया। तो पूर्व पद की प्रधानता और उत्तर पद की प्रधानता, इनके अनुसार कुछ आचार्य समासों का विभाजन करते हैं। तो जहां पर पूर्व पद की प्रधानता है तो वहां पर कहते हैं कि अव्ययी भाव समास होगा। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, जहां पर पूर्व पद की प्रधानता होगी, जैसे माता, जैसे उपगंगम, या आप ये जान जाइए, इसको पहले मिटा देते, इसको मिटा देते हैं, यहां पर सिस्टम से लिखते हैं। अब यहां से जो है आपका समास का विस्तृत अध्ययन शुरू होगा। जैसे पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, और जिसमें दोनों, जैसे पूर्व की चर्चा हो गई तो पहला वाला प्रधान हो गया तो अव्ययी भाव, दूसरा हो गया तत्पुरुष, इसमें दोनों पद प्रधान हो गए द्वंद्व। इसमें कह रहे हैं ना पहला न दूसरा, इसमें अन्य पद प्रधान होगा, तो ये जो हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो इनकी प्रधानता के अनुसार जो है, ये जो पूर्व पद की प्रधानता अव्ययी भाव, उत्तर पद की प्रधानता तत्पुरुष, और इस दोनों की प्रधानता हो जाएगी द्वंद्व, और इन दोनों की प्रधानता नहीं रहेगी, अन्य की प्रधानता होगी तो बहुब्रीहि। ये इसका जो है परिभाषा मान लीजिए, और विभाजन का आधार भी यही है। पूर्व पद की प्रधानता अव्ययी भाव समास, उत्तर पद की प्रधानता तत्पुरुष, और दोनों पदों की प्रधानता द्वंद्व, और अन्य पद की प्रधानता बहुब्रीहि। और ये शेष जो बचा हुआ समास है तो केवल समास में डाल दिया जाता है, तो ये आपका केवल समास हो गया। तो इस प्रकार से ये प्रधानता के अनुसार जो है इस समास प्रकरण का विभाग किया गया है। अब आप कह देंगे कि इसमें आप कर्मधारय और द्विगु समास को तो लाए ही नहीं है, तो ये जो है फिर समास के विभिन्न जो है विभाग किए जाएंगे, तो वो सब विभाग इसके अंतर्गत होंगे। बहुब्रीहि के विभाग किए जाएंगे, तो उनकी चर्चा जब हम बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे तो वो कितने प्रकार का है, तत्पुरुष पढ़ेंगे वो क्या है, द्वंद्व पढ़ेंगे, तो पर्टिकुलर जब समास को हम पढ़ेंगे तब उनके अंदर उनकी विषय की चर्चा फिर की जाएगी। तो आज हमारी ये सामान्य क्लास जो है समास की परिचयात्मक क्लास रही। आप इसको समाज की जो है नींव कह सकते हैं, और नींव के रखने के बाद कल से जो इस पे मकान बनाना हम लोग शुरू करेंगे, अर्थात जो है समास का अलग अलग अध्ययन शुरू करेंगे। तो कल से हम लोग अव्ययी भाव समास को पढ़ेंगे, तो या केवल समास से ही अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम कल केवल समास का, फिर अव्ययी भाव का, फिर तत्पुरुष का, फिर द्वंद्व का और बहुब्रीहि का, फिर एक समग्र अध्ययन होगा। और इसके बाद फिर शुरू हो जाएगा आपका प्रैक्टिस क्लास। सभी समासों का प्रैक्टिस क्लास होगा, और व्याख्यात्मक विधिवत जो है उसकी जो है क्लास चलेगी प्रैक्टिस सेट की। और फिर पूरा समास होने के बाद फिर अन्य प्रकरणों को लेकर के आपसे चर्चा करेंगे। तो आज के विषय को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको इस क्लास को देखने के लिए, और यहीं पर अपनी वाणी को विराम करते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमस्कार।